अच्छा स्टूडेंट्स, आज थोड़ा फिजिक्स जो करेंगे ना, वी हैव डन प्रोजेक्टाइल मोशन लास्ट टाइम ना, प्रोजेक्टाइल किया। तो वो तो मुझे आगे का पार्ट करना ही है। लेकिन बिफोर वी डू दैट ना, मुझे जस्ट कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस करनी है आपके पढ़ाई के बारे में। ओके एक 15 मिनट पहले हम लोग फिजिक्स की बात नहीं करेंगे, इन जनरल स्टडीज के बारे में बात करेंगे। ओके एक छोटा सा काम आपको करना है। आई टेल यू व्हाट। अभी आप हो 11th में। ओके तो ये 11th और 12th, ये 2 साल जो है आपको अपने एंट्रेंस एग्जाम की पढ़ाई करनी है, बराबर है। यू विल बी स्टडिंग फॉर योर सीईटी या जेईई, जो एंट्रेंस एग्जाम्स है उसकी पढ़ाई आप करोगे। यस सर। ओके कई बार ऐसे होगा कि आपको पढ़ाई करने में बहुत फ्रस्ट्रेशन आएगा, आपको मोटिवेशन नहीं आएगा पढ़ाई करने का। ओके तो मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ जिससे आपका एम और आपका टारगेट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके ऑल ऑफ यू, आज का लेक्चर जैसे हो जाएगा ना, खत्म हो जाएगा, और आपको जैसे थोड़ा सा टाइम मिलेगा ना, फ्री टाइम खुद के लिए, तो एक छोटा सा काम आपको करना है। ओके आई टेल यू क्या काम करना है। एक ब्लैंक पेपर ले लो, टेक वन ब्लैंक पेपर, और उसको ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड करो। ओके लेफ्ट हाफ राइट हाफ, से दो हाफ में डिवाइड करो। ये जो है ना, लेफ्ट हाफ में ये टुडे, और राइट हाफ में लिख रहा हूं आफ्टर 10 years। ओके सुनिए, आज की तारीख में अपना जो पोजीशन है आज की तारीख में, वो मैं लेफ्ट की तरफ लिखूंगा। ओके एंड 10 साल बाद मुझे कहां पहुंचना है, मेरा क्या एम है या टारगेट मेरा क्या है लाइफ में, वो मैं राइट हैंड साइड में लिखूंगा। ओके अब ये मैं बस एक एग्जाम्पल के तौर पे लिख रहा हूं। ये हर एक आदमी का अपना अपना सोचने का तरीका अलग अलग हो सकता है। ओके लेकिन टुडे अगर सोचोगे, ओके आज की तारीख में मेरी क्या पोजीशन है, तो यू कैन जस्ट मेक अ लिस्ट। यानी हर एक का अपना अपना अलग तरीका हो सकता है लिखने का, लेकिन पकड़ के चलो कि आज की तारीख में मेरी इन जनरल मेरा लाइफ क्या है, मेरा फैमिली पोजीशन कैसा है। तो आई कैन जस्ट एंटर अ फ्यू थिंग्स हियर। जैसे आज मैं माय माय पेरेंट्स से, माय फादर इज probably a factory worker. My mother might be doing some kuch kaam, she might be doing some work. My family income आज की तारीख में might be 25,000 rupees a month, पर मंथ। ओके आज की तारीख में मेरा जो घर है, मेरा हाउस, वो होगा लेटर से 180 स्क्वायर फीट उसका एरिया होगा। ओके वो प्रॉबेबली एक चौल में होगा। ठीक है इस तरीके से आप आज किस स्टेट में हो, आपका आज का जो कंडीशन है, एक लेफ्ट में आप लिस्ट बना सकते हो। इसमें आप और भी चीजें डाल सकते हो, जैसे कि आपकी पोजीशन क्या है, पढ़ाई की पोजीशन क्या है, वॉट एवर इट इज। नाउ ये राइट हैंड साइड भरने में ना आपको सोच के भरना है कि 10 साल बाद मेरा क्या टारगेट है। ओके व्हाट इज माय एम इन लाइफ, कि मैं 10 years लेटर खुद को किस पोजीशन में पाना चाहता हूं। ओके फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मुझे पूछो, अगर मैं आपकी पोजीशन में होता, जैसे आप आज 16-17 साल की एज में हो, अगर मैं आपकी जगह होता तो मेरा प्लान कुछ ऐसे होता कि आफ्टर 10 years आई विल बी अ मैनेजर in a good company. Okay I will have a very good job. Okay a very very good company, good job. My family income must be per month. मेरा घर, my house, after 10 years should be, let us say, एक प्रॉपर बिल्डिंग में एटलीस्ट 400 स्क्वायर फुट का घर होना चाहिए पक्का। ओके और लेट अस से 1 BHK, बेडरूम हॉल किचन का घर होना चाहिए। आई शुड हैव अ कार, मेरी खुद की कार होनी चाहिए।
ऐसे आप अपना प्लान कर सकते हो। ये मैंने बस एक एग्जांपल दिखाया आपको एक डायरेक्शन देने के लिए। ओके, नाउ यू विल से कि चलो ये सब सुनने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है, दिस इज ऑल वेरी नाइस। ओके, ये दिखने में एक बहुत अच्छा ड्रीम जैसा लग रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो यहां हम आज की तारीख में है और यहां से हमको यहां जाना है। ओके, फ्रॉम दिस पोजिशन ऑफ टुडे हमारे सबके सपने होते ही है, वी वॉन्ट टू रीच हियर। ओके, हमें ऐसा करना है कि 10 years लेटर इफ माई पेरेंट्स, माई फादर, माई मदर, दे आर वर्किंग वेरी हार्ड, बहुत तकलीफ झेल रहे वो, तो आपको आपके पेरेंट्स को एक अच्छा रिटायर्ड लाइफ देना है। ओके, उनको रिटायरमेंट में शांति मिलनी चाहिए, बहुत कष्ट नहीं होने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट मैं कहूं आपको कि ये सब जब मिलेगा ना, तब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या मिलेगी, दैट इज ये मानते हो कि जब आप एक अच्छी कंपनी में हो, ओके, यू गो टू योर जॉब इन योर ओन कार, आप अच्छे खासे कपड़े पहन के, टाई वाई पहन के अपनी कंपनी में जाते हो, तो आपको सबसे बढ़िया चीज मिलेगी इज रिस्पेक्ट। पीपल विल स्टार्ट रिस्पेक्टिंग यू। ओके, आपका मान बढ़ेगा, आपका स्वाभिमान बढ़ेगा, बराबर है ना। ये सभी लोग चाहते हैं, एवरीवन वांट्स दिस। कोई भी ऐसा नहीं होगा कि बोलेगा मुझे ये नहीं चाहिए, एवरीवन वांट्स दिस। लेकिन यहां से यहां जाने के लिए आपको क्या चाहिए, सो दैट यू गो फ्रॉम हियर टू हियर। ओके, मैं आपको एक बहुत और ऐसा नहीं है कि ये सब आपके रीच के बाहर है, ऐसा बिल्कुल नहीं। मैं आपको बिल्कुल इजीली पॉइंट बाय पॉइंट बताऊंगा कि ये सब कैसे इजीली आपको पॉसिबल है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। ओके, बस आप मुझे 10 मिनट दीजिए जिसमें वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स। ओके, सो आई वॉन्ट टू गो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। तो क्या करना चाहिए मुझे लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड जाने में हेल्प हो। ओके, लुक हियर, आज की आपकी एज क्या है? आई थिंक ऑल ऑफ यू आर 16 एज है। कितनी एज है आपकी सबकी? 16 की 17? 16 या 17 एज है, बराबर है, ठीक है। सो यू आर टुडे 16 years old। 17 होगा, कोई 16 होगा, कोई 17 होगा, चलेगा, ठीक है, मैं पकड़ के चलता हूं 16। आप 2 साल बाद, मीन्स व्हेन योर एज इज 18, 2 years लेटर यू विल बी गिविंग योर एंट्रेंस एग्जाम, जो 12th के बाद की एग्जाम आएगी। 12th स्टैंडर्ड के बाद में सीईटी बोलो या कोई मेडिकल को जाने वाला है तो नीट बोलो, यू नो, योर एंट्रेंस एग्जाम विल बी आफ्टर 2 years। उसके बाद सपोज आप लेटर में इंजीनियरिंग का एग्जाम्पल लेता हूं, 4 साल 4 years यू विल बी डूइंग योर ग्रेजुएशन। मीन्स आप मुझे अभी इंजीनियरिंग का आइडिया है तो मैं इंजीनियरिंग की एग्जाम्पल लेता हूँ। आप 4 साल पढ़ाई करोगे और आप एक इंजीनियरिंग की पढ़ाई करोगे, 22 साल की उम्र में आप एक इंजीनियर बन जाओगे। ओके, उसके बाद 22 के बाद आप जॉब जो करोगे, ओके, नॉर्मली यू विल गेट अ गुड जॉब आफ्टर इंजीनियरिंग, एंड आफ्टर 22 आदमी नॉर्मली, लेट मी जस्ट एक रफ एवरेज में लेता हूं, एक अपनी लाइफ पकड़ के चलो मैं 22 ने इसलिए 82 ले रहा हूं। फॉर द नेक्स्ट 60 years, एक एवरेज लाइफ पकड़ के चलते 82 years, आदमी 82 तक जीता है। तो उसके आगे 60 साल आप किस परिस्थिति में जियोगे, यू नो, आपकी लाइफस्टाइल कैसे होगी इन 60 सालों में, ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आपके ये 2 साल कैसे जाएंगे। These 2 years will decide कि आपका आगे का ये 60 years का लाइफ कैसे होने वाला है। ये आप मानते हो? इन 2 years पकड़ के चलो, एक बच्चा है जो एजुकेशन छोड़ देता है, तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या बनेगी? ही विल बी ओनली 10th स्टैंडर्ड पास, 10th पास। और दूसरा बच्चा है जो अच्छी पढ़ाई करके इंजीनियरिंग में पकड़ के चलो एडमिशन पाता है, 4 साल इंजीनियरिंग में अच्छी पढ़ाई करता है, एक अच्छा जॉब लेता है, एंड देन ये उसका एक करियर बन जाता है, अच्छा खासा करियर बन जाता है। फॉर हिम द नेक्स्ट 60 years आर गोइंग टू बी वेरी वेरी कंफर्टेबल। ओके, उसको आगे के जो उसकी लाइफ है वो बिल्कुल अच्छी रहेगी। वेराज ये बंदा जो बस 10वीं के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी, वो लेफ्ट टू राइट जाने वाला उसका काम मुश्किल है, वो यहीं पड़ा रहेगा, टुडे जहां पर है वहीं पड़ा रहेगा।
वेर एज अपना एम है अपने को यहां पहुंचना है, आफ्टर 10 years आई वॉन्ट टू रीच ईयर. ओके, नाउ क्या करना पड़ेगा ताकि हम ये जंप मारे, लेफ्ट टू राइट वाला जो बहुत बड़ा जंप है, उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा. ओके, अगेन मेरा जो बैकग्राउंड है ना, मैं इंजीनियरिंग वाला आदमी हूँ, मैंने 3 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में पढ़ाया है, इसलिए मुझे इंजीनियरिंग का आइडिया है, तो मैं वही एग्जाम्पल दूंगा. लेकिन यही चीज़ आपको फार्मा में हो या मेडिकल में हो, सब जगह मोरलेस यही आइडिया है. सपोज मैं एक इंजीनियरिंग की एग्जाम्पल लूँ. ओके, तो सुनो, बॉम्बे का जो इंजीनियरिंग का बेस्ट कॉलेज है ना, जो सीईटी के बेसिस पे आपको एडमिशन देगा, वो है वीजेटीआई. सबसे बेस्ट कॉलेज वीजेटीआई. दूसरा नंबर आएगा सरदार पटेल, ये अंधेरी में है, ये है माटुंगा में. ओके, उसके बाद आएगा डीजे संघवी, ये अपना जू में है. उसके बाद आएगा फादर एग्नेल, अपने नाम सुने होंगे. उसमें आएगा थड़ुमल, उसमें बहुत सारे कॉलेजेस, लंबा लिस्ट है. ओके, काफी, इनफैक्ट देर आर 60 कॉलेजेस, 60 के ऊपर कॉलेजेस है मुंबई में. हाँ, सिर्फ मुंबई में. ओके, तो ये कॉलेजेस का लंबा चौड़ा लिस्ट है. नाउ व्हाई एम आई सेइंग कि ये बेस्ट कॉलेज है, ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? तो उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है. जैसे ही आपकी इंजीनियरिंग हो जाती है 4 साल के बाद, ओके, तो कॉलेज में ही बहुत सारी कंपनीज आती है आपको जॉब देने के लिए. दे कम फॉर इंटरव्यूज. आपको पता होगा कि कॉलेज में ही इंटरव्यू होता है और फिर उस इंटरव्यू के बेसिस पे बच्चों को जॉब मिलती है. आपको मैं बता दूं कि एक फ्रेश इंजीनियर जो 22 साल की उम्र में है, पकड़ के चलो फ्रेश इंजीनियर है, वीजेटीआई से जो इंजीनियरिंग करेगा, उसको एक एवरेज सैलरी जो ओपनिंग, स्टार्टिंग की सैलरी जो है, उसको पकड़ के चलो 70 to 80,000 पर मंथ की स्टार्टिंग सैलरी उसको, एक एवरेज तौर पे कहता हूं मैं, इतनी मिलती है. कौन सा इंजीनियर? कंप्यूटर इंजीनियर ले लो, मैकेनिकल इंजीनियर ले लो. ओके, उनको इतनी सैलरी आराम से मिलती है. थोड़ा नीचे आ जाओ, एसपी में भी लगभग आपको 70,000 पर मंथ की सैलरी मिल जाती है. डीजे संघवी में आ जाओ, आपको एवरेज एक 50,000 पर मंथ, ये सब मैं पर मंथ कह रहा हूं. फादर एग्नेल में आ जाऊं, आपको यहाँ पे अराउंड 45,000, यहाँ पे भी 40,000. ओके, जैसे आप नीचे 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 आते हो ना, कॉलेजेस तो बहुत है, मैंने बताया देर आर सो मेनी कॉलेजेस. एक पकड़ के चलो, एक राजीव गांधी करके कॉलेज है जो अपना अंधेरी में ही है. यहाँ पे आओगे तो आपको एवरेज एक 25,000 की सैलरी मिल सकती है. जैसे आप और नीचे जाते हो, बहुत सारे कॉलेजेस है. ऐसा भी होगा कि एक आध कॉलेज है जहाँ पे आपको जॉब ही नहीं मिलेगा. उस कॉलेज का नाम इतना खराब है कि आपको जॉब मिलेगा नहीं, या मिला तो भी कुछ तो ऐसा आलतू फालतू जॉब मिलेगा, उसमें मज़ा नहीं आएगा. ओके, कैन यू सी, ये जो टॉप के कॉलेजेस है, ऊपर वाले कॉलेजेस है, तो आपको जितना ऊपर एडमिशन मिलता है, आपको एडमिशन जितना से वीजेटीआई में मिला, एसपी में मिला, डीजे संघ में मिला, आपको जितना ऊपर एडमिशन मिलता है, उतना आपकी स्टार्टिंग सैलरी, ये सब स्टार्टिंग सैलरी है, ये सब स्टार्टिंग सैलरी है. और दूसरी बात, ये जो मैंने सैलरीज बताई ना, ये मैं मन की बात नहीं कर रहा हूँ. आई एम नॉट सेइंग कि मैं दिमाग में कुछ आया मैं ऐसे ही बक रहा हूँ, नहीं. आप इन कॉलेजेस के वेबसाइट पे चले जाओ, वेबसाइट पे पूरा डिटेल दिया रहता है. ओके, यू कैन सी इन द वेबसाइट कि व्हाट आर द सैलरीज दैट स्टूडेंट्स गेट. तो ये सैलरीज बिल्कुल बच्चों को मिलती ही है. एंड ये सर कट ऑफ कितना रहता है? कट ऑफ किसका, यानी मार्क्स का कह रहे हो? हाँ, उसके बारे में बात करेंगे बेटा. ओके, राइट नाउ डोंट वरी, अभी 2 साल है अपने को पढ़ाई करने के. ओके, मैं आऊंगा उस पर. ओके, डोंट वरी. नाउ मेरा कहने का सवाल ये था, ये आपकी स्टार्टिंग सैलरी है, पकड़ के चलो आपने 50,000 की स्टार्टिंग सैलरी आपको मिल गई 22 साल की उम्र में. एवरी ईयर आपकी सैलरी ग्रो तो होती ही है, प्लस आप एक फील्ड में एक्सपर्ट बन गए तो अब यू कैन चेंज योर जॉब ऑल्सो, कोई दूसरी कंपनी हायर सैलरी दे रही है. तो ये 50 जो है ना, उसमें ग्रोथ भी बहुत फास्ट है. 3 साल में 50 का 60 हो सकता है, 70 हो सकता है. ओके, सो दीज आर ओनली स्टार्टिंग फिगर्स. बाद में जैसे आप और खुद की स्किल डेवलप करोगे तो आपकी पर मंथ सैलरी और भी बढ़ेगी. ओके, ऑल्सो लुक एट वन मोर थिंग. लेट अस से
आपकी 16 उम्र है, राइट नाउ 16 या 17 है. 10 years later you will be around 26, 27. Okay, let us say you are working in a good company, your job is in a multinational, कोई IT कंपनी में आप जॉब कर रहे हो, आपकी सैलरी है 70,000. ओके, गुड कंपनी में यू आर डूइंग अ गुड जॉब. एट दिस एज रफली यू विल गेट मैरिड. शादी वादी कर लोगे ना. जब आपकी पोजीशन इतनी अच्छी है, व्हेन यू आर फाइनेंशियली वेरी स्ट्रांग, ओके, यू हैव अ गुड स्टेबल जॉब, आपको जो लाइफ पार्टनर मिलेगा वो भी अच्छा खासा मिलेगा. ओके, तो गर्ल्स विल मैरी सम बॉय हु इज आल्सो वर्किंग इन अ वेरी गुड कंपनी, बॉयज विल मैरी सम गर्ल हु माइट बी वर्किंग इन अ गुड कंपनी. हमारी लाइफ पार्टनर का सैलरी भी लगभग उतना ही हो सकता है. कैन यू सी, फैमिली इनकम इतना होना कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं है. ओके, इट इज पॉसिबल, और बहुत सारे लोगों का होता भी है. 10 साल बाद इतना होना कोई बड़ी बात नहीं है. इट इज क्वाइट पॉसिबल. ओके, एंड अगर आपकी फैमिली इनकम अगर 1.5 लाख या 1,40,000 है, तो फिर ये सब चीजें जो मैं कह रहा हूं, ये सब चीजें, दिस इज ऑल्सो इजीली पॉसिबल. दिस इज ऑल्सो इजीली पॉसिबल. बैंक तो लोन देने के लिए बैठे ही है. आपको एक अच्छा घर खरीदना इजीली पॉसिबल है. यू नो, आपको ये आपकी जो ड्रीम है, ये जो ड्रीम है, यहां पहुंचने के लिए, कैन यू सी, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कहना चाहता हूं वो ये है कि आपको इन 2 सालों का इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा है. इन 2 सालों में आप जो काम करोगे, जितनी पढ़ाई करोगे, जितनी मेहनत करोगे, उसके बेसिस पे आपकी एडमिशन फिक्स होगी कि आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन मिलने वाली है. अगर आपने इन 2 सालों में बहुत आराम किया, टाइम पास किया, टाइम वेस्ट किया, और आपको एडमिशन मिला, लेकिन कोई फालतू कॉलेज में एडमिशन मिला, कोई बकवास कॉलेज में एडमिशन मिला, तो फिर कुछ कह नहीं सकते आपका फ्यूचर कैसे होगा. कह नहीं सकते. लक बाय चांस एक जॉब मिल गया, नहीं मिला, कुछ कर नहीं सकते. बट अगर आपको टॉप कॉलेजेस में, या इसके 1-2 लेवल नीचे भी चलेगा, ठीक ठाक कॉलेजेस है, अगर आपको वहां पे अच्छी खासी एडमिशन मिल जाती है, तो आपका आगे का लाइफ बिल्कुल सिक्योर्ड, सेफ, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रह सकता है. टेल मी, डू यू एग्री? मैं जो कह रहा हूं वो कुछ बहुत बड़ा चढ़ा के कह रहा हूं क्या? आपको लग रहा है मैं जो कह रहा हूं सही है? नहीं सर. नो सर, नो सर. बिल्कुल. यानी ये इजीली पॉसिबल है ना. ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल चीज कह रहा हूं. आई एम नॉट सेइंग कि आपको एकदम दुनिया का एकदम टॉप मोस्ट, आपको अंबानी बनना है, नहीं. मैं वो चीज कह रहा हूं जो आपके लिए पॉसिबल है, और आपके जैसे बहुत सारे बच्चों ने कर दिखाया है. ऐसा नहीं है कि कुछ तो मैं बहुत ही बड़ा टारगेट रख रहा हूं. दिस इज इजीली पॉसिबल फॉर यू. आ रहा है समझ में? अभी इन 2 सालों में हमें बहुत जम के मेहनत करनी है. ओके, जिससे कि आपका आगे का पूरा लाइफ बहुत कंफर्टेबल जाने वाला है. ओके, तो उसके लिए अपने को इन 2 इयर्स में क्या करना है, व्हाट इज टू बी डन. ओके, चलो 2 मिनट में उस पर बात करूंगा. टू डू वेल इन योर एंट्रेंस एग्जाम. सबको पता है ना, एंट्रेंस एग्जाम तो होते ही है. सीईटी लो या नीट लो या जेईई हो, यू नो, इसमें आप जितना अच्छा करोगे उतना ही आपको एडमिशन अच्छे कॉलेज में मिलने वाला है. बात सही है? तो टू डू वेल हियर, इसमें आपको एकदम टॉप में आने के लिए कंपटीशन बहुत है. कंपटीशन तो बहुत है. ओके, कितने सारे लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं, उनमें आपको अच्छा आना है. आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो मैं कहता हूं. ओके, क्या करना पड़ेगा सुन लो. सबसे पहले रेगुलर स्टडीज. बहुत सारे बच्चे होते हैं जो एंड में पढ़ाई करते हैं. जब एग्जाम 1 महीने में है तो तभी जम के पढ़ाई करेंगे. ओके, उससे आपको डिसेंट मार्क्स मिल जाएंगे, कहीं ना कहीं एडमिशन भी मिल जाएगा. लेकिन वो मेरा टारगेट नहीं है. आई वॉन्ट टू बी इन द टॉप कॉलेजेस. आपको रेगुलर स्टडीज करनी है. रेगुलर मीन्स फ्रॉम टुडे. एंड के लिए नहीं रखना है. मैं कहता हूं आपको डेली 4 घंटे ये सेल्फ स्टडी खुद की मीन्स
अगर आप लेक्चर्स 3 घंटे अटेंड कर रहे हो, आपको कॉलेज में 2-4 घंटे जाते हैं या जो भी हो, वो अलग है। ये 4 घंटे जो है, कौन आ गया, ये 4 घंटे जो है वो आप खुद यू अलोन बुक्स लेके या कोई पीडीएफ पढ़ रहे हो या जो भी हो, ये आप खुद अपनी स्टडी करोगे ना 4 घंटे डेली, ओके, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा, तभी आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होंगी। ये मैं कम से कम कह रहा हूँ। अभी 4 घंटे एवरीडे तो पॉसिबल नहीं होगा, एक आध दिन आपकी तबीयत डाउन है, एक आध दिन कोई घर पे कुछ प्रॉब्लम है, हो सकता है। दिस इज एवरेज, मीन्स एक दिन अगर आपकी 4 घंटे पढ़ाई नहीं हुई, पकड़ के लो आपको बुखार है, कुछ प्रॉब्लम है, आपको नहीं होता है, एटलीस्ट नेक्स्ट 5-6 डेज 5-5 घंटे पढ़ाई कर लेना, ओके, जिससे कि आपकी एवरेज पढ़ाई 4 घंटे हो जाएगी। नाउ यू विल से कि अरे बाप रे 4 घंटे पढ़ाई कौन करेगा। सोचो, आप किसी भी जॉब में जब जाते हो, ओके, जब इंजीनियरिंग के बाद आपकी जॉब तो 9 to 5 कहते हैं, 9 to 5 PM, वो कहने के लिए 9 to 5 होता है, एक्चुअली लोग 10-10 बजे तक रात को काम करते हैं, ओके। आपको पता ही होगा कि कंपनीज में कोई आपको आराम करने देगा नहीं, अगर आपको सैलरी दे रहे हैं आपको भर भर के काम देंगे, ओके। तो वहां पे आप अपनी जॉब में 10 आवर्स, कभी कभी 12 आवर्स, इतना काम कर ही लेते हो, करना ही पड़ता है। और ये तुम्हारे खुद के लिए नहीं, ये तुम्हारे बॉस के लिए, ओके। तो ये तुम्हारे बॉस के लिए तुम इतना काम कर रहे हो, मर मर के काम कर रहे हो, और तुमको करना ही पड़ता है, मजबूरी है। तो क्यों नहीं अभी खुद के लिए, ये तुम किसी दूसरे के लिए नहीं कर रहे हो, ये तुम खुद के लिए कर रहे हो 4 घंटे की पढ़ाई, ओके। तो क्यों, और अभी टाइम कैसे निकाले, 4 घंटे कहां से निकाले, दैट इज योर प्रॉब्लम। आपको रात को बैठ के करना है, रात को करो, दिन में सुबह जल्दी उठना है, दिन में उठो, दोपहर को नींद आती है तो कुछ भी, दैट इज अप टू यू। कभी करना है, क्या करना है, इज योर चॉइस। दिस 4 आवर्स में जो कह रहा हूं, ये अभी की बात है, इमीडिएटली आज। जैसे ही आपका शेड्यूल आगे आगे बढ़ेगा, दिस 4 आवर्स विल बिकम 5 आवर्स, 5 आवर्स विल बिकम 6 आवर्स। यानी जैसे आपका 12th क्लास चालू होगा, योर टाइम हैज टू गो अप, ओके। एंड ये जो मेहनत है, ये आपको 2 years करनी है, लाइफ लॉन्ग थोड़ी करनी है, 2 years करनी है, ओके। दिस एफर्ट ऑफ 2 years विल चेंज योर लाइफ, ओके। मैं जो कह रहा हूं झूठ बोल रहा हूं, ओके। इन 2 सालों में आप जो काम करोगे, ओके, उससे ही आपकी लाइफ बनने वाली है, जो आगे 60 साल डिपेंड करेगा उस पर, ओके। सो आई वांट वन प्रॉमिस फ्रॉम यू, एंड ये जो प्रॉमिस है आप मुझे नहीं कर रहे हो, ये आप अपनी फैमिली को कर रहे हो, ओके। बिकॉज देखो, यू आर ऑल वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, आपकी मेंटल कैपेसिटी अच्छी है, आपने 10th में भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया है, तो आपका जो पोटेंशियल है, आपकी जो एबिलिटी है वो अच्छी है, ओके। तो यहां से यहां लेफ्ट टू राइट जाने के लिए जो ब्रिज है ना, ब्रिज, वो आपके पास उसके साधन है, ओके। दिस रोड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वो आपके पास है। कमी बस ये है कि आपकी मेहनत, ओके। अगर वो आप कर सकते हो तो आपको यहां जाने से कोई नहीं रोक सकता। इट इज 100% पॉसिबल। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, ओके। आई वांट दिस प्रॉमिस फ्रॉम यू कि आप पहले तो ये काम करोगे, ओके। आप खुद शांति से, जब भी आपको दिन भर में, जब भी आपको एक आधा घंटा 1 घंटा शांति से टाइम मिलेगा, एक पेपर पे आप टुडे का आपका पोजीशन, आपका घर का हाल क्या है, आपके पेरेंट्स का पोजीशन क्या है, आपकी इनकम कितनी है, फैमिली इनकम, वो लेफ्ट में, और आपको 10 साल बाद कहां पहुंचना है, वो राइट में। और ये पेपर किसी को मत दिखाना, ये तुम्हारा खुद का है, किसी को मत दिखाना। फोल्ड करके आप अपने बैग में, अपने अलमारी में, जहां रखना है रख लो। जिस दिन आपको पढ़ाई करने में बहुत फ्रस्ट्रेशन आएगी, आपको लगेगा कि क्यों कर रहा हूं मैं, बहुत बोर हो चुका हूं, ये वो, उस दिन ये पेज खोल के देखना, तो आपको वापस पढ़ाई करने का एनर्जी मिलेगा, ओके। जब ये देखोगे आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा, यू विल फील कि मुझे करना ही है, बिकॉज ये मैं खुद के लिए नहीं कर रहा हूं, मेरी फैमिली के लिए कर रहा हूं, ओके। एंड सोचो कि आपकी आगे की पूरी लाइफ इन 2 सालों की मेहनत पे बेस्ड है, ओके। सो कैन यू ऑल गिव मी दिस प्रॉमिस कि राइट फ्रॉम टुडे
आप एटलीस्ट 4 साल 4 आवर्स 4 घंटे की पढ़ाई पक्का करोगे, सेल्फ स्टडी. यू हैव टू डू इट. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग एंड डू यू एग्री? Yes, sir. कि किसी को कुछ बोलना है, पूछना है? Yes, sir. Yes, sir. Sir, I agree. ओके, तो चलो, ऑल द वेरी बेस्ट. आपको सभी को मेरी बेस्ट विशेस है. ओके, एंड और एक चीज आपको बता दूं, जो एग्जाम में जो सक्सेस है ना, एग्जाम का सक्सेस इन एग्जाम, ये 80% स्टूडेंट पर ही है और 20% बाकी चीजों पे है. बाकी चीजों मीन्स टीचर, आपके पास कौन सा बुक है, नोट्स कौन से है, उस पे 20% डिपेंडेंट है. 80% स्टूडेंट कितनी मेहनत करता है उसी पर है. जैसे एक ही टीचर 100 बच्चों को पढ़ाता है, सेम टीचर, ओके, बट सभी 100 बच्चे ऊपर नहीं आते ना, सभी 100 बच्चों के मार्क्स अच्छे नहीं आते. उसमें से 4, 5, 6 या 10 बच्चों के ही अच्छे आते. क्यों? क्योंकि वो बच्चा खुद पढ़ाई अच्छी करता है. आ रहा है समझ में? तो डोंट ब्लेम योर सर्कमस्टेंसेस. डोंट ब्लेम कि अरे ये नहीं, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम है, ऐसा है वैसा है. कुछ नहीं. आपको खुद को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि मैं टाइम कैसे ना कैसे करके, कुछ ना कुछ करके मैं टाइम निकालूंगा. दिन भर के 4 घंटे में कुछ भी करके पढ़ाई करूंगा. ओके, 80% तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारा लाइफ. ओके, तो यू हैव टू डू वेल. ठीक है, चलो बहुत हो गया. लेट अस नाउ कम बैक टू फिजिक्स. लेट अस कम बैक टू फिजिक्स. और कुछ कहना है किसी को? कुछ? No, sir. चलो लेट्स. पिछले लेक्चर में हम लोग ने प्रोजेक्टाइल मोशन किया था, देखो. ओके, चलो लेट मी क्विकली गो टू दैट पेज. कहाँ गया प्रोजेक्टाइल मोशन? ये रहा. चलो, ये सबको याद है हम लोग ने जो किया था? Yes, sir. Yes, sir. मुझे बताओ, ये कैपिटल टी क्या है? व्हाट इज टी? ये कैपिटल टी क्या है? क्या कहते हैं इसको? Time of टाइम flight. ऑफ. इट इज द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल. जो ऊपर जाके गिरेगा ना, तो टोटल टाइम उसको 2u sin theta upon g मिलेगा. इसमें g का वैल्यू कितना लेते हैं? g का वैल्यू 10 या फिर 10, sir. 9.8. 9.8 ले सकते हो या 10 ले सकते हो. 9. वो 9.8. ओके, वो एग्जाम में या पेपर में वो लोग बताएंगे कि क्या वैल्यू लेने का. रेंज क्या होता है बताओ? सर मेरे को एक चीज पूछना है, सर. क्या? सर सीईटी कितने मार्क्स का होता है? सीईटी होता है 200 मार्क्स का. 200. और सर बीजेटीआई में कितना चाहिए? 180. 180. वो सब अभी चिंता मत करो, वो पूरा डिटेल है मेरे पास कि कौन सी ब्रांच के लिए कितने मार्क्स चाहिए, अगर आप ओबीसी में आते हो, एससी एसटी में आते हो तो कितने मार्क्स चाहिए, वो सब है मेरे पास. सब है, एवरीथिंग इज देयर. वो मैं सब दूंगा. और सर पूरा डिग्री अभी देने की क्या पॉइंट है? वो एग्जाम तुम्हारा 12th के स्टैंडर्ड के बाद दूंगा. अभी क्या फायदा? अभी पढ़ाई करो बस, सोचो मत. यस सर. अभी बेस्ट सर करो. बताओ ना, बोलो, क्या बोल रहे हो? ओबीसी के लिए कितना अरे वो चाहिए? छोड़ो ना, क्यों टेंशन ले रहे हो? हर एक ब्रांच का अलग अलग है ना. मेरा सर पता है तो जैसे आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो उसका अलग मार्क्स है, सिविल करना चाहते हो अलग मार्क्स है, कंप्यूटर का अलग है, इलेक्ट्रॉनिक्स का अलग है, हर एक का अलग है. ओके, लेकिन टॉप कॉलेज में ऑफ कोर्स आपको मार्क्स बहुत अच्छे चाहिए, बहुत अच्छे चाहिए. सर बीजेटीआई में सब इंजीनियर है. हाँ, इंजीनियरिंग का ही कॉलेज है ना वो, इंजीनियरिंग का कॉलेज. यस यस, सब इंजीनियरिंग कर सकते हैं ना. बिल्कुल बिल्कुल, सब कर सकते हैं, बिल्कुल. यस यस. अभी ना मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा उसमें से बाहर निकलते हैं. नहीं तो थोड़ा फिजिक्स नहीं होगा. अभी थोड़ा काम कर दे, ठीक है ना, फिजिक्स कर दे अभी थोड़ा. चलो आ जाओ, इसमें आ जाओ. ओके सर. रेंज, हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट, ये सबको याद है, हम लोग ने किया था लास्ट टाइम. ओके, अभी हाँ, अभी ये देखो, मैं वापस एक पीछे जाता हूँ. ये डेरिवेशन हम लोग ने लास्ट टाइम किया था. ओके, जिसमें मैंने दिखाया था कि कैसे आया है ये सब. हाँ, इसका डेरिवेशन किया था. चलो मुझे बताओ, ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना रहता है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0 रहता है. 0 हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 0. एंड वर्टिकल डायरेक्शन में कितना रहता है? माइनस. इट इज 9.8. डायरेक्शन इज डाउनवर्ड. 9. डाउनवर्ड है इसलिए माइनस लिखा. सबको याद आ गया? ओके, चलो अभी मैं आगे बढ़ता हूँ. लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट.
सर रिकॉर्डिंग हो हाँ रहा हो है। रहा है, हो रहा है, कर रहा हूँ। चलो अभी प्रोजेक्टाइल मोशन में acceleration in horizontal direction is 0, okay, and acceleration in vertical direction is -g. ये सबको समझ में आ गया? ओके। ऑल्सो हम लोग ने इनिशियली ऑब्जेक्ट को ऐसा थ्रो किया विद वेलोसिटी u, ओके, और ये एंगल अगर थीटा है तो मुझे बताना ये जो कंपोनेंट है वो कितना रहता है, u cos थीटा, सबको याद है? Cos theta. Cos theta. और ये कितना रहता है, U sin theta. u sin theta. u cos थीटा, u sin थीटा मींस इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट है u cos थीटा, y कंपोनेंट है u sin थीटा। ठीक है, अभी मैं इक्वेशन लिखूंगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस क्या होता है आगे, सबको याद है ना ये फॉर्मूला है? अभी फॉर हॉरिजॉन्टल एंड फॉर वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए अलग और वर्टिकल डायरेक्शन के लिए अलग, जैसे मैं दो इक्वेशन लिखता हूं। ओके, पकड़ के चलना कि एक ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, एंड एक ऑब्जेक्ट ऐसा जा रहा है ऐसा, और कुछ देर के बाद ना वो यहां पहुंचा है एट पॉइंट पी, ओके, और उसका ये डिस्टेंस है x और ये हाइट है y। ठीक है, तो कहना है इसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट O से P तक गया है ना, उसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इज x एंड वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज y। जस्ट कंसिडर मोशन फ्रॉम O टू P। तो इस मोशन में वो ये जो ऐसा आगे चला गया है उसका हॉरिजॉन्टली वो कितना आगे गया है, डिस्टेंस x, और वर्टिकली y। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना s, उसकी जगह पे मैंने x लिखा है, x। अभी u इज इनिशियल वेलोसिटी u, उसको मैं लिखूंगा यहाँ पे u cos थीटा, और यहाँ पे मैं लिखूंगा u sin थीटा। टाइम तो टाइम ही होता है तो मैं t लिखूंगा उसको, प्लस अभी यहां पे 0 लिखा मैंने, ये समझ में आ रहा है सबको? मैंने ये s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर, यही इक्वेशन एक बार हॉरिजॉन्टल के लिए लिखा, एक बार वर्टिकल के लिए लिखा। ओके, हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन का वैल्यू a का वैल्यू 0 होता है, और वर्टिकल में a का वैल्यू -g होता है। ठीक है? अभी ये वाला टर्म तो 0 हो गया, दूसरा वाला टर्म 0 है इसलिए, तो कैन यू सी t इज इक्वल टू x अपॉन u cos थीटा। ये तो 0 हो गया, ये वाला 0 हो गया टर्म, समझ गए? दूसरा वाला टर्म तो t रखा मैंने उधर ही, और x अपॉन u cos थीटा हो गया, समझे? अभी ये जो t है ना, ये t जो मिला है ना, उसको मैं इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा आगे। ओके, तो लुक एट व्हाट विल हैपन, y इज इक्वल टू u sin थीटा, t की जगह पे आई विल राइट x अपॉन u cos थीटा। ये आया समझ में? x अपॉन u cos थीटा लिखा मैंने। सर हाँ बोलो। सर t इक्वल टू x अपॉन u cos थीटा कैसे आया? ये है ना ऊपर ये देखो, ये पहला हॉरिजॉन्टल का इक्वेशन है ना, पहला वाला, उसमें एक्सेलरेशन 0 है ना, ये तो ये टर्म 0 बन गया पूरा, ये पूरा 0 बन गया। अच्छा हाँ सर, समझा ना? तो x को मैंने u cos थीटा से डिवाइड किया तो मुझे t मिला, समझा ना? प्लस ये माइनस हो जाएगा, -g अपॉन 2 हाँ, वापस देखो, समझ में आ रहा है क्या? ये और ये t है,
कि इधर मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी। Yes, sir. टी की जगह पे मैंने वो ब्रैकेट डाल दिया ऊपर से जो मिला मुझे, ये मिला। अभी का value. इसको मैं टेल मी व्हाट इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, Tan theta. और ये u कैंसिल हो गया, देखो u और u कैंसिल हो गए, तो मुझे इक्वेशन अभी Yes, sir. u कैंसिल कर दे। वो फाइनल सिंप्लीफाइड इक्वेशन देखो क्या मिलता है, y इज इक्वल टू Y equal to tan theta tan थीटा x माइनस g minus x स्क्वायर टू u स्क्वायर, u cos और cos थीटा का भी स्क्वायर आएगा ना, cos स्क्वायर थीटा। Yes, sir. cos square theta. इसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ पाथ। ये जो फाइनल मैंने इक्वेशन लिखा ना, ये जो इक्वेशन है, आपने लोकस किया है क्या, लोकस मैथ्स में? Yes. उसमें देखो इक्वेशन आता है ना, एक्स और वाई में इक्वेशन आता है, पता है लोकस वाले में? ये लगभग वैसा ही है। ये देखो वाई एक्स और इधर एक्स स्क्वायर है, और बाकी सब tan थीटा u cos थीटा ये सब कांस्टेंट्स है, इसकी वैल्यू दी रहेगी प्रॉब्लम में ना, तो आपको एक लोकस की तरह इक्वेशन मिलेगा एक्स और वाई वाला, उसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ पाथ। आया सबको समझ में? ओके अभी ये जो मैंने लिखा है ये जरा कॉपी करके रखना तुम्हारे बुक में। ओके उसका हेडिंग लिखना इक्वेशन ऑफ पाथ, इक्वेशन ऑफ पाथ फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन, इक्वेशन ऑफ पाथ फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन। एंड जैसे लिखते हो ना तभी एक एक पॉइंट समझ में आता है कि नहीं मुझे बताओ, कुछ नहीं समझ में आया तो बताओ मुझे। लिख के हो जाएगा मुझे बताना। हाँ Done, sir. एग्जाम में ना इसका डेरिवेशन भी पूछेंगे। हाँ 11th के पेपर में तुम्हारे कॉलेज में ये इसका डेरिवेशन भी पूछ सकते हैं, तो बस ये इतना लिखना है। Derivation में हाँ थियरी क्वेश्चन भी आते हैं ना। क्या हुआ? बोलो। सर फिर हमने जो t इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू कोस थीटा का इक्वेशन अरे वैल्यू y में रखा है, जब t की जगह पे रखेंगे और उसका वैल्यू निकाल लेंगे ना। क्या मैं समझा नहीं, टी की जगह पे सर एक्स अपॉन यू कोस थीटा रखेंगे हाँ तो उसका वैल्यू निकल जाएगा ना। मुझे ये इक्वेशन डिराइव करना था ना ये, इसलिए मैंने टी की जगह पे ये डाल दिया। ये जो टी दिख रहा है ना नीचे वाई वाले इक्वेशन में जो टी है ना उसकी जगह पे मैंने ये डाल दिया सब जगह, तो मुझे एक इक्वेशन मिल गया मुझे। ओके सर। चलो देख के हो गया सबका। सर आप इस सब सबका पीडीएफ हाँ मैं भेजोगे? पीडीएफ भेज दूंगा। यस यस। लेकिन कैसा है तुम जब लिखते हो ना बुक में तो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो जाएगी, तुमको रिवाइज करने के लिए भी इजी पड़ेगा। हाँ तुम अपने अपने हाथ से जब लिखते हो ना तो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी तुम्हारी, इसलिए मैं कह रहा हूँ लिख के रखो तुम्हारे पास
पीडीएफ तो मैं भेजूंगा, अगर कुछ रह गया तुम्हारा लिखने का तो बाद में भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। चलो डन हो गया सबका? यस सर डन। यस सर चलो डन। अभी नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। ये देखो, ये रहा प्रोजेक्टाइल मोशन, ऐसे गया और ऐसे गिरा। चलो मुझे बताओ, पॉइंट ए ये है, पॉइंट बी ये है और पॉइंट सी ये है। तो व्हाट इज दिस हाइट कॉल्ड? इसको नाम क्या दिया है हम लोग ने? एच, बराबर है। फिर इसको क्या नाम दिया है? T. रेंज। आर मीन्स रेंज, R. Capital R. रेंज विच इज कॉल्ड आर। ठीक है, अभी आर का फॉर्मूला याद है किसी को? यू स्क्वेयर, U square वेरी गुड, साइन sin थीटा theta अपॉन जी। ये रेंज का फॉर्मूला रहा, ठीक है ना। एंड स्टार्टिंग में जो Yes, sir. वेलोसिटी होती है, स्टार्टिंग में जो थ्रो किया है ना हम लोग ने, वो ऐसा दिखाते हैं ना, टेंजेंशियल दिखाते हैं, ऐसा ऐसा यू, और ये है थीटा। ठीक है, चलो अभी मैं एक सवाल पूछता हूं। लुक एट द फॉर्मूला फॉर रेंज, ओके, एंड टेल मी फॉर मैक्सिमम रेंज मीन्स सबसे दूर जाके गिरना चाहिए। मैं बॉल थ्रो कर रहा हूं, सबसे दूर जाके गिरना चाहिए, मुझे आर मैक्सिमम चाहिए। उसके लिए थीटा कितना होना चाहिए बताओ? थीटा क्या होना चाहिए बताओ? किस एंगल पे फेंकोगे? ओके चलो, मुझे एक बात बताओ, साइन ऑफ 90 कितना होता है? साइन 90 साइन 91 होता है ना। उससे ज्यादा किसी का साइन है क्या? इज देयर एनी अदर एंगल जिसका साइन 1 से ज्यादा है? साइन 90 मैक्सिमम है ना। तो अगर ये 2 थीटा का वैल्यू अगर 90 है तो साइन ऑफ 2 थीटा मैक्सिमम बन जाएगा। थीटा कितना होना चाहिए? अरे आया समझ में? 45 समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? अगर थीटा 45 है तो 2 थीटा 90 बन जाएगा। एंड साइन ऑफ 90 इज मैक्सिमम ना, साइन यानी साइन 90 से और बड़ा कोई दूसरा साइन होता है क्या? किसी भी दूसरे नहीं होता ना। तो फॉर मैक्सिमम रेंज यू मस्ट हैव थीटा इक्वल टू 45। यानी एक सिंपल एग्जांपल बताता हूं। आप अगर प्लेग्राउंड पे खेल रहे हो, ओके, कुछ क्रिकेट खेल रहे हो और आपको बॉल एकदम बाउंड्री लाइन से फेंकना है, तो आप कौन से एंगल पे फेंकोगे ताकि वो सबसे दूर जाके गिरे? कौन से एंगल पे? तो आंसर इज 45 डिग्री। समझे ना? 45 डिग्री पे आप थ्रो करोगे ना ऐसे ऊपर, तो सबसे दूर जाके गिरेगा। समझा? हाँ बोलो। सर तो उससे और कम एंगल लेंगे तो और दूर नहीं, जाएगा ना वो। ये देखो ऐसा है, ये ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड है, सर हाथ में ये ग्राउंड है। अगर आप एंगल एकदम कम रखते हो, ऐसा फ्लैट थ्रो करते हो, तो इधर गिरेगा, इधर थोड़ा सा। ये 20 डिग्री एंगल पे मैंने थ्रो किया, मैंने 30 डिग्री एंगल पे थ्रो किया तो ऐसा जाके इधर गिरेगा 30 डिग्री। 45 पे थ्रो किया तो ऐसा जाके इधर गिरेगा 45 इधर। और अभी मैंने 50 डिग्री कर दिया ना, बढ़ा दिया, तो ऐसा जाके पहले ही गिरेगा वो इधर। आ रहा है समझ में क्या कह रहा हूं? यानी मैक्सिमम रेंज कब मिलेगा? जब एंगल 45 होगा। ओके, कम एंगल रखने से वो पहले गिरेगा, उतना कम ज्यादा एंगल रखोगे तो भी पहले ही गिरेगा। समझ में आ गया? एक सिंपल सा मैं सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट बताता हूँ जो आप कर सकते हो। एक पाइप लेने का, पाइप जिसमें से पानी निकल रहा है, ओके, और उस पाइप को ना ऐसा 45 डिग्री पे रखो तो पानी ऐसा जाके गिरेगा किसी पॉइंट पे, ठीक है। अब एंगल कम रखो उसका, कम, तो पानी पहले ही गिरेगा, और एंगल ज्यादा रखो तो पानी एकदम ऊपर जाके उधर ही गिरेगा। समझे? 45 डिग्री पे जब रखोगे ना ये एंगल 45 रहेगा ना, तभी सबसे दूर जाके गिरेगा पानी। आर यू गेटिंग द एग्जाम्पल? इसका मीनिंग आ रहा है समझ में?
Yes, sir. Again tell me, for maximum range, theta must be how much? 45. 45. बहुत बढ़िया. And अगर मैंने एंगल 45 रखा तो R का मैक्सिमम वैल्यू कितना बनेगा? U स्क्वेयर बाय G. बिकॉज साइन ऑफ Yes, 2 sir. थीटा बनेगा 1 ना, साइन 91 बनेगा. Yes, sir. Sin 90 तो sin 91 हो जाएगा. Okay, तो ये भी लिख के रखो तुम्हारे पास. Yes, ये sir. डायग्राम बना के ये भी लिख के रखो कि R मैक्सिमम इज U स्क्वायर अपॉन G. Okay, sir. हो गया सबका? डन सर. वेरी गुड. चलो ऑल ऑफ यू एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. हाँ, लेट अस डू वन प्रॉब्लम प्रोजेक्टाइल मोशन का. ये 5th प्रॉब्लम है ना. 5th प्रॉब्लम मैं आपको डेटा बताता हूँ क्या लिखा है. आपको दिख रहा है मेरा स्क्रीन सबको? Yes, sir. पांचवा अपना Yes, टेक्स्ट sir. का ही है, ये पीडीएफ है. अ मैन थ्रोज अ बॉल to a maximum horizontal distance of 80 meters. A man throws a ball to maximum horizontal distance of 80 meters. Calculate the maximum height reached. Okay? इसमें देखो क्या दिया है उन्होंने कि horizontal distance maximum 80 है ना, means R max is equal, लिखो. Okay, आप लिखो कि 5th प्रॉब्लम करें हम लोग. 5th प्रॉब्लम बुक में से 5th प्रॉब्लम. R max is equal to 80 meter. R max is equal to 80 meter. Find H. Find H. 5th problem. R max find H. ओके, अभी मेथड एकदम सिंपल है. देखो, आई कैन से फॉर मैक्सिमम रेंज थीटा मस्ट बी हाउ मच. कितना लिखूं मैं थीटा को? 45 डिग्री. बराबर, बिल्कुल. अभी आर मैक्स 80 दिया है ना, मीन्स यू स्क्वेयर अपॉन जी मस्ट बी 80 Is equal to 80. इसको मैं कहता हूं इक्वेशन 1. और अपने को थीटा तो 45 मालूम ही है. ओके, चलो अभी मुझे इसके आगे वाला स्टेप बताओ. एच का क्या फॉर्मूला है? एच का मैक्सिमम हाइट का क्या फॉर्मूला था? याद है किसी को? Sir, U square sin square theta. यू स्क्वेयर upon 2 साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 2G. Upon 2G. ये लास्ट टाइम किया था हम लोग ने ना. ओके, अभी देखो इसको एकदम सिंपल कर देते, कैलकुलेशन को एकदम इजी कर देते. दिस इज इक्वल टू, ये यू स्क्वायर अपॉन जी है ना, यू स्क्वायर, और जी को मैं अलग लिखता हूं.
यस सर क्योंकि 80 उसका वैल्यू है अपने पास। और आगे लिखता हूँ इसके साइन स्क्वायर 45 और नीचे 2b है। देखो समझ में आ रहा है क्या सबको? यस सर यस सर एकदम सिंपल हो गया ना। अब यू स्क्वायर अपॉन जी का है अपने पास वैल्यू 80, तो अपने को फिर वो 9.8 और वो सब गंदे गंदे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। मुझे कौन बताएगा साइन 45 कितना होता है? 1/√2 1/√2 का स्क्वायर आएगा इधर, और ये नीचे 2 है तो यहाँ पे चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2। यस सर तो ये बनेगा 40 और ये भी 2 बनेगा, ये 20 बनेगा। देखो 20 मीटर, क्योंकि ये √2 का स्क्वायर करोगे तो ये भी हाफ हो जाएगा, इसका भी आपको हाफ मिलने वाला है। सर 40/2 आ जाएगा फिर 20। बिल्कुल बिल्कुल एकदम बराबर। सबको समझा कैसे किया? यस सर Easy है ना? सर चलो समझा। वेरी गुड। और एक प्रॉब्लम इसका प्रोजेक्टाइल का दिखा देता हूं। चलो ये 11th प्रॉब्लम है। 11th उसका डेटा पहले लिखो फिर मैं सॉल्व करता हूं। 11th देखो, अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज, मींस लिखो थीटा इज इक्वल टू 30। पहले लिखो थीटा इज इक्वल टू 30। यस सर What should be the range of initial velocity u so that its range will be between 40 meter and 50 meter? Assume g as 10. Okay. इनका कहने का मतलब क्या है बताता हूँ। सुनो, मैं छोटा कर सकता हूँ क्या? हाँ छोटा हो जाएगा। चलो अच्छा, ये रहा अपना क्वेश्चन। आ गया। हाँ, ओके, लुक एट द क्वेश्चन। ये मैं 11th क्वेश्चन ट्राई कर रहा हूं। क्या उन्होंने डेटा दिया है कि थीटा इज 30, थीटा 30 है एंड रेंज विल बी 40 मीटर एंड 50 मीटर के बीच में। ओके, मींस चलो मैं लिखता हूं R1 इज इक्वल टू 40 मीटर, R2 इज इक्वल टू 50 मीटर। थीटा तो फिक्स्ड है। ओके, तो उन्होंने पूछा है कि U1 विल बी हाउ मच, U2 विल बी हाउ मच। ओके, क्वेश्चन पहले समझ लो। एंगल फिक्स्ड है। ओके, ये ग्राउंड है। अभी थ्रो करने का जो एंगल है ना वो तो 30 ही है। U विल बी एट 30 डिग्रीज, लेकिन आप कितना वेलोसिटी से थ्रो करोगे सो दैट वो जाके 40 मीटर दूर गिरेगा। 40 मीटर ओरिजिन से 40 मीटर, एंड कितनी वेलोसिटी से फेंकोगे सो दैट वो 50 मीटर दूर गिरेगा। ओके, तो U का वैल्यू पूछा है 40 मीटर दूर गिरने के लिए और U का वैल्यू पूछा है 50 मीटर दूर गिरने के लिए। एवरीवन इज फॉलोइंग? हाँ, बात बताओ, सबको समझ में आया क्या क्वेश्चन का मीनिंग? यस सर अभी R का फॉर्मूला लिखते पहले। R इज इक्वल टू U स्क्वेयर साइन 2 थीटा अपॉन G। अच्छा, यहां पे उन्होंने G का वैल्यू भी बोला है, G इज इक्वल टू 10। यही लेना है अपने को। ओके, तो मैं पहले R1 को सब्सटीट्यूट करता हूं। R1 40 इज इक्वल टू U1 स्क्वेयर साइन 2 इंटू 30 अभी ये कैलकुलेशन करेंगे ना तो U1 मिल जाएगा। U1
ये 10 ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 400 हो जाएगा. 400 साइन 60 कितना होता है बताओ. साइन 60 √3/2. इस जगह पे रेशनलाइज तो कर सकते हैं ना. क्या चीज रेशनलाइज कैसे करोगे. √3 से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर नीचे. यस सर. क्यों करने का इतना मेहनत. फिर हो सकता है क्या फिर हो सकता है मत क्या करो. पूछ रहा हूँ. इसको लॉग टेबल से ना, तुमको लॉग टेबल यूज करना सिखाया है क्या. हो गया है. यस सर. यस सर. मैथ्स में लॉग टेबल कैसा यूज करना है बताया ना. तो इसको लॉग टेबल से करना है. मींस 800 का लॉग माइनस 1.7. ये √3 का वैल्यू 1.732 होता है. √3 का ये याद ही रखना. √3 का 1.732. तो ये लॉग से माइनस करके फिर उसका एंटी लॉग निकालना है. ओके. तो फाइनली u1 वो कैलकुलेशन अभी छोड़ो, अभी चिंता मत करो उसकी. यू विल गेट u1. मेथड सबको समझ में आ रहा है. यस सर. यस सर. यस. ओके. तो यस सर. कैलकुलेशन स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा अपने को. u निकालने के लिए इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा. तो इसका मिल जाएगा जो भी आंसर है. एंड व्हेन r इज 50 तभी u2 स्क्वायर टू 30. सेम वैसा ही मेथड बिल्कुल वही सेम रहेगा. देयरफॉर u2 स्क्वायर 1000. सेम मेथड, कोई फर्क नहीं है. साइन 60 अगेन √3/2 हो जाएगा. और आपको u2 भी मिल जाएगा. जब कैलकुलेट करोगे ना तो u2 भी मिल जाएगा. सर साइन 60 है. हाँ, साइन ऑफ 2 × 30 है ना. 2 थीटा होता है फॉर्मूला. 2/√3 लिखिए सर आप. हाँ, वो वहां चला गया ना, दूसरे साइड चला गया. मैंने साइड चेंज किया उसका. ओके सर. समझा ना. उधर लेके गया इसलिए 2/√3. मैंने एक स्टेप जगह कम थी इसलिए मैंने एक स्टेप जरा ड्रॉप किया. सर इसके पहले वाला पेज दिखाओ ना. इसके पहले वाला पेज यस ये ना. बोलो. यस सर. लिखना बाकी था क्या. यस सर. ओके, डन ओके. सर. अच्छा, ये प्रॉब्लम सबको समझ में आ गया ना. यस सर. चलो, हो गया सबका. आगे बढ़े. यस सर. चलो Yes, अभी sir. नेक्स्ट ये देखो, सुनो. नाउ वी विल स्टडी समथिंग कॉल्ड एज यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन. इसको बहुत सारे लोग UCM कहते हैं. UCM, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ओके. सर्क्यूलर मोशन का मुझे एग्जाम्पल बताओ. सर्क्यूलर मोशन किसको कहेंगे. सर्क्यूलर मोशन है कोई एग्जाम्पल याद आ रहा है. नहीं आ रहा है किसी को याद. अरे अर्थ गोज अराउंड द सन ना. सूरज जो है उसके अपना अर्थ जो होता है उसके गोल घूमता है ना.
समझे ना? और द मून गोज अराउंड द अर्थ, चांद जो है वो अर्थ के अराउंड गोल गोल घूमता है. ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ सर्कुलर मोशन. ठीक है ना? अभी यूनिफॉर्म का मीनिंग क्या हुआ? यूनिफॉर्म का मीनिंग हुआ एक ही कांस्टेंट स्पीड. अगर आपका सर्कुलर मोशन कांस्टेंट स्पीड से चलता है तो इट इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ओके, जैसे अपना जो मून है, मून चांद है, अराउंड द अर्थ गोल गोल घूमता है, वो यूनिफॉर्म ही होता है, लगभग यूनिफॉर्म ही होता है. तो इट कैन बी कॉल्ड एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ठीक है? अभी फ्यू थिंग्स वी मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ये देखो, लेट अस से ये एक सर्कल मैंने ड्रॉ किया. एक ऑब्जेक्ट है जो ऐसे गोल गोल घूम रहा है. ओके, ये डायरेक्शन में ऐसा ऐसा गोल घूम रहा है. तो व्हेन द ऑब्जेक्ट रीचेस हियर, जब वो यहां पर है, ओके, तो मुझे बताना उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे बताओगे? वेलोसिटी का डायरेक्शन 90 डिग्री. कैसे बनाते बताओ? टेंजेंट टेंजेंट ड्रॉ करने का, टेंजेंशियल डायरेक्शन, ये ऐसा. दिस इज वी बार. वापस जब ऑब्जेक्ट यहां पहुंचेगा तो उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसा रहेगा, वी बार. ओके, जब ऑब्जेक्ट यहां पहुंचेगा तो वेलोसिटी. सो ऑलवेज वेलोसिटी का डायरेक्शन will be tangential. इसका मीनिंग आ रहा है समझ में? उस पॉइंट को, सर्कल को टेंजेंट ड्रॉ करो. क्या कहते हैं? स्पर्शिका ना, क्या कहते हैं उसको आप? तो टेंजेंट डायरेक्शन में वेलोसिटी रहेगी. ये बात आ गई समझ में सबको? ओके, तो मैंने 4 5 एरो बताया ना, मैं अभी उनको निकाल देता हूं. ओके, तो ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है. अभी सेंटर तो इधर है, इधर. मुझे एक बात बताना, अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो उसका स्पीड कांस्टेंट है कि चेंज हो रहा है? स्पीड कांस्टेंट कांस्टेंट है, मीन स्पीड बिल्कुल चेंज नहीं करेगा, वो एक ही स्पीड से चलता रहेगा, एक ही स्पीड से. अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेलोसिटी कांस्टेंट है कि चेंज हो रहा है? वेलोसिटी कांस्टेंट है कि चेंज हो रहा है? चेंज हो रहा है. मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, बट डायरेक्शन चेंज हो रहा. हाँ, मैं वापस रिपीट करता हूं. वेलोसिटी की बात करते हो तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी. नाउ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मींस उसका जो नंबर है, वैल्यू है, वो सेम रहेगा. सपोज मैग्नीट्यूड है उसका कि 10 मीटर्स पर सेकेंड, तो ये सेम रहेगा. लेकिन डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी इज चेंजिंग ऑल द टाइम. समझे ना? डायरेक्शन चेंज हो रहा है. तो इसलिए वेलोसिटी को आप कांस्टेंट नहीं कह सकते. लेकिन स्पीड इज 10 मीटर पर सेकेंड. मीन स्पीड क्या होता है? स्पीड तो इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी. तो स्पीड बिल्कुल कांस्टेंट है. ये बात आ गई समझ में सबको? एवरीवन इज ओके विद दिस? ओके, देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंगुलर वेलोसिटी? इसको हम नॉर्मली ना, पता है किसी को इसको क्या कहते हैं? इसको W नहीं बोलना है, इसको ओमेगा बोलना है. ओमेगा, ये जो W मैंने लिखा ना, उसको ओमेगा बोलते हैं. ओमेगा. तो एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल है ओमेगा. ओमेगा W जैसा ही दिखता है वो. ओके, ओमेगा बोलते हैं. ये क्या होता है? इट इज मेजर्ड this way. Okay, let me draw another figure.
लेट अस से कि ऑब्जेक्ट ओरिजिनली इधर है और 3 सेकंड में वो यहां पहुंचा, यहां ऐसे। तो मुझे बताना कितना डिग्री घुमा है वो, हाउ मेनी डिग्रीज? 90 डिग्री। 90 डिग्री। ओमेगा मीन्स एंगुलर वेलोसिटी कैन बी रिटन एज 90/3 30 डिग्री पर सेकेंड। डिग्री। आया समझ में? जैसे Yes, नॉर्मल Yes, sir. वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड होता है ना, सीधा अगर कोई जा रहा है तो मीटर पर सेकेंड होता है, एंगुलर वेलोसिटी रहेगा डिग्री पर सेकेंड में। ओके, लेकिन आपको पता है एंगल जो होता है ना, एंगल, डिग्री तो मैंने ऐसे ही लिखा है समझने के लिए, लेकिन एक्चुअली उसका यूनिट क्या होता है बताओ? आपने पहला चैप्टर किया है, रेडियन। तो इसका यूनिट होता है समथिंग रेडियंस पर सेकेंड। ओके, ये उसका यूनिट है। और डिग्री टू रेडियंस कैसे कन्वर्ट करते हो? 5/180 से मल्टीप्लाई। बिल्कुल, Yes, sir. एकदम 5/180 बहुत अच्छा, से very मल्टीप्लाई good, करेंगे very good। रेडियन में आ जाएगा। तो इसका ओमेगा रहेगा 30 इंटू π/180 रेडियंस पर सेकेंड। ओके, तो ओमेगा का मीनिंग आया समझ में? ओमेगा का मीनिंग समझ में आया सबको? यस सर। कि ये Yes, sir. एंगुलर वेलोसिटी होता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट, सो वी नो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है। स्पीड बिल्कुल कांस्टेंट ही रहता है, तभी उसको यूनिफॉर्म कहेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एंड एंगुलर वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहेगा, एंगुलर वेलोसिटी इज आल्सो कांस्टेंट। एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है बताओ? यूनिट ओमेगा। यूनिट क्या होता है? ओमेगा डब्ल्यू। रेडियंस पर सेकेंड। ओमेगा उसका सिंबल है, सिंबल। रेडियन पर सेकेंड। ये सर रेडियन पर सेकेंड। अभी मैं एक एकदम इंपॉर्टेंट बात पे आता हूँ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। ये ऑब्जेक्ट ऐसा गोल गोल घूम रहा है, ऐसे गोल डायरेक्शन में वो ऐसे टर्न मार रहा है। जब ये ऑब्जेक्ट इधर है तो उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन ये ऐसा है, टेंजेंट डायरेक्शन में मैंने वेलोसिटी बताया। ओके, अभी मुझे बात बताओ, वेलोसिटी चेंज हो रहा है कि नहीं? वेलोसिटी इज चेंजिंग। हो रहा है सर। यस सर। Now, when velocity is changing, therefore, acceleration is present. वेलोसिटी जब चेंज होता है तो एक्सेलरेशन होता ही है। तो मुझे चाहिए अभी कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शन कोई बता सकता है? डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन कैसा रहेगा? हाँ, तो ये सुनो ऑल ऑफ यू, एकदम इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं मैं। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा टूवर्ड्स द सेंटर होता है। दिस इज ए बार। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ए बार इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज टूवर्ड्स सेंटर। एंड इस एक्सेलरेशन को एक नाम दिया जाता है, इसको कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इसका नाम है। एंड सेंट्रीपिटल जो है ना, उसका मीनिंग ही होता है टुवर्ड्स द सेंटर। सेंट्रीपिटल का मीनिंग होता है किसी लैंग्वेज, लैटिन किसी लैंग्वेज में सेंट्रीपिटल मीन्स टुवर्ड्स द सेंटर। ओके, तो ये बात आपको एकदम दिमाग में रखनी है कि ए बार इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर। तो मुझे बताना अभी, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है कि सेम है? वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है कि सेम है? सर डायरेक्शन अलग हाँ, डायरेक्शन तो वेलोसिटी का बदलेगा ना। चेंज हो रहा है सर। डायरेक्शन बिल्कुल चेंज सर होगा, वही कह रहा हूं। वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज होगा वेलोसिटी का। व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम रहेगा कि चेंज होगा? सेम रहेगा। सेम रहेगा क्योंकि हर जगह से सेंटर पे पहुंच जाएगा।
ये देखो सुनो, मैं एक रफ फिगर बनाता हूँ। सर उसका भी चेंज होगा, उसका भी चेंज होगा। क्योंकि सर वेलोसिटी का ऑब्जेक्ट जब यहाँ पर है, यहाँ पर वेलोसिटी चेंज होगा। तभी वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है v बार, और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये है a बार। जब ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंचा, यहाँ, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन देखो चेंज हो गया v बार का, और एक्सेलरेशन विल बी टुवर्ड्स द सेंटर, वो भी चेंज हो गया a बार। यस समझे ना? सर, तो इसका भी डायरेक्शन चेंज होगा। चेंजेस, इट इज टुवर्ड्स द सेंटर, वो सही है, लेकिन फिर भी वो चेंज होता रहता है कंटिन्यूसली। ओके, अभी एक्सीलरेशन को हमेशा सेंटर की तरफ हाँ, हमेशा सेंटर की तरफ ही लेना है। वो क्यों सेंटर की तरफ लेना है ना, मैं बताऊंगा 2 मिनट में। ओके, उसका क्या लॉजिक है ना, मैं बताऊंगा। लेकिन अभी और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो सर इसके पहले वाला पेज दिखाइए। क्या चीज इसके पहले वाला पेज दिखाऊं? 1 मिनट। हाँ, आपने लिखे नहीं सर। क्या चीज? सर हम लोगों ने लिखा नहीं है। अच्छा, ऐसा बोल रहे हो, चलो लिखो 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 लिखो। डन सर, नेक्स्ट वन। गया सबका? ये नीचे का मैंने बस एक एग्जांपल ऐसा समझने के लिए दिखाया मैंने, वो चलेगा नहीं दिखा तो भी। और ये देखो, ये पता होना चाहिए कि ए बार का डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर। अभी इसके आगे मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। मैग्नीट्यूड से, हाँ बिल्कुल मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। इट इज v स्क्वायर बाय, ये लिख लो। ये ना, ये कहां से आया ना, ये हम लोग बाद में करेंगे। ये मैं जो लिख रहा हूं ना, जरा कॉपी करना, मैं एक्सप्लेन करता हूं बाद में। हाँ, ये जरा लिख लेना तुम्हारे पास। आपने एक्सीलरेशन लिखा है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। हाँ, इतना लिख के हो गया तो मुझे बताना, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं क्या है।
सर आपका नोटबुक और प्रतीक्षा का नोटबुक अलग अलग मिक्सअप हो जाएगा, अलग अलग रखो। यस, चाहे तो एक ही नोटबुक में करो तो भी चलेगा, लेकिन ना थोड़ा अलग सेक्शन बनाना उसमें। जब पार्टीशन चलेगा, वैसा भी चलेगा, या अलग बुक बनाओ या फिर पार्टीशन करो। ऐसा आधा बुक उनको दे दो, आधा बुक मेरा, ऐसा कुछ करो। दोनों एक साथ मिक्सअप करोगे ना तो बाद में मुश्किल जाएगा समझने में। यस सर, यही की है। चलेगा थर्ड लेसन पढ़ाया बराबर है। चलो, हो गया सबका? आधा यस सर हो गया। लिख के हो गया रे सबका? चलो नो सर। अभी ना ये मैं पीडीएफ भेज दूंगा आपको, अगर थोड़ा सा कुछ बाकी है तो बाद में भी लिख सकते हो। अभी ना ये जरा समझ लेना, ये मैं क्या लिखा है मैंने ना, ये जरा अच्छी तरह से समझ लेना। लुक हियर, एंगुलर वेलोसिटी जिसको हम लोग ओमेगा कहते हैं, वी नो कि ये एंगल अपॉन टाइम होता है ना। जैसे हम लोग ने यहाँ पे किया था ना, वो 90 डिग्रीज अपॉन 3 किया था, ये एंगल और अपॉन टाइम किया था, बराबर है। सेम चीज मैं यहां कर रहा हूं, लेकिन इमेजिन करो एक कंप्लीट चक्कर लगाया ऑब्जेक्ट ने, पूरा चक्कर, फुल टर्न, तो उसका कितना रेडियंस होता है? कंप्लीट चक्कर लगाए तो 360 डिग्री होता है ना। 1 फुल टर्न मीन्स 360 डिग्रीज। नाउ 360 डिग्रीज इज सेम एज 2 पाई रेडियंस। ये आ रहा है समझ में? दिस इज रेडियंस फॉर full turn, okay? And नीचे जो कैपिटल टी है ना, इट इज कॉल्ड एज द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मीन्स टाइम टेकन फॉर 1 फुल टर्न। तो ऊपर क्या लिखा है कि पूरे एक चक्कर में कितना रेडियंस वो घूमेगा, दैट इज 2 पाई, और नीचे टाइम फॉर 1 टर्न लिखा है। तो ये डिवाइड कर लिया तो अपने को ओमेगा मिलेगा। इसका मीनिंग आया समझ में ओमेगा का? यस सर। अभी ये वाला इक्वेशन देखो, टी का जो टाइम पीरियड है ना, टाइम फॉर 1 फुल टर्न, टी इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन वी। ये कैसे मिला? तो वी नो, ये जो फॉर्मूला आया ना, वी नो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये आ रहा है समझ में? अभी एक पूरा चक्कर लगाया, कंप्लीट टर्न, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? तो ये 2 पाई आर मीन सरकमफरेंस का फॉर्मूला है ना, एक सर्कल का पूरा चक्कर 2 पाई आर, और स्पीड का मैग्नीट्यूड इज वी, दैट इज वाई 2 पाई आर अपॉन वी करोगे तो आपको टाइम पीरियड मिलेगा। ये आया समझ में? एंड इसी से मैंने अगर v को ऊपर लिया और t को नीचे लिया तो ये भी फॉर्मूला आता है। ये वाला फॉर्मूला सेम ही है, कोई फर्क नहीं है। ओके, लिख लिया सबने? अच्छा, अभी मैं और ऊपर आता हूं। ये जो रिजल्ट है ना, ये v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये मुझको कहां से मिला? तो देखो, अगर मैं v डिवाइडेड बाय ओमेगा करता हूं, सपोज v डिवाइडेड बाय ओमेगा, तो मेरा v का फॉर्मूला है 2 पाई आर अपॉन टी, और मेरा ओमेगा नीचे का फॉर्मूला है 2 पाई अपॉन टी। 2 पाई अपॉन टी। नाउ इसमें देखो ये पूरा कैंसिल हो रहा है इसके साथ बचा सिर्फ r। देयरफॉर v इज इक्वल टू r ओमेगा मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, समझे ना? तो वही फॉर्मूला यहां लिखा है देखो, यानी वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन क्या है? तो v इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा, ये अपने को रिलेशन मिलता है, समझे? एंड सबसे इंपॉर्टेंट, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन a का फॉर्मूला याद रखना है, v स्क्वायर बाय r। ये कहां से मिला ये हम लोग बाद में करेंगे, राइट नाउ मैं नहीं दिखाऊंगा, लेकिन याद रखना v स्क्वायर अपॉन r। एंड इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, v तो r ओमेगा है, v इज इक्वल टू r ओमेगा, तो इट इज r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन r।
ये जो ऊपर का v है ना, उसमें अगर मैंने r ओमेगा डाल दिया तो दिस विल बिकम r ओमेगा स्क्वायर। एक r कैंसिल हो गया। फिर वापस से हाँ बताइए। देखो, ये v स्क्वायर अपॉन r फॉर्मूला मैंने कहा ये आपको याद ही रखना है, ये वाला फॉर्मूला। ओके, इसका हम लोग कहाँ से आया वो बाद में एक डेरिवेशन करेंगे। ओके, अभी ये जो फॉर्मूला है इसमें मैंने v की जगह पे ये यूज किया, r ओमेगा डाल दिया v की जगह पे, तो r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो गया ऊपर, उसमें से एक r कैंसिल हो गया, तो मुझे एक नया फॉर्मूला मिला r इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ये दो चीजें a के लिए है, a सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v स्क्वायर बाय r या r ओमेगा स्क्वायर दोनों। ओके, फिर ये रिजल्ट आपको मैं जो येलो कलर में पेंट कर रहा हूं ना वो याद रखना सब। फिर टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई r अपॉन v। ओके, इसी से आपको ये आगे का वो ऑटोमेटिकली मिल ही जाएगा। एंड ओमेगा इज 2 पाई बाई टी। ये चीजें आपको प्रॉब्लम्स में कहीं ना कहीं काम आने वाली प्रॉब्लम्स है। ये ठीक है, सबको आया समझ में? यस सर। हाँ? यस सर। इसी का Yes, sir, yes, एक sir. मैं 2 मिनट में क्विकली वी विल जस्ट डू अ रिवीजन। हाँ, ये देखो, ये जो मैंने अभी बताया ना, इसी का क्विक रिवीजन मैं दिखा देता हूं ताकि सबको याद रहे। सबसे पहले ए बार और वी बार का डायरेक्शन कैसे आता है बताओ। वी बार इज टेंजेंशियल, ए बार का डायरेक्शन बोलो कैसा रहता है? टुवर्ड्स टूवर्ड्स सेंटर। सेंटर। अभी मैं सिर्फ ए लिख रहा हूं और सिर्फ वी लिख रहा हूं। v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये एक फॉर्मूला किया था हम लोग ने, और a इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ a और मैग्नीट्यूड ऑफ v के लिए ये याद रखो। एंड और एक फॉर्मूला मैंने इसका क्या बताया था? आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर तो क्या अपॉन बनेगा r। फाइनल? R ओमेगा स्क्वायर। ओके, तो a के लिए ये दो चीजें, v के लिए ये। फिर कैपिटल T को हम कहते हैं टाइम पीरियड, मींस इट इज टाइम फॉर वन फुल टर्न। ये रहेगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, 2 पाई r अपॉन v। यार 2 पाई इसी से मिलेगा v इज इक्वल वेलोसिटी। 2 पाई r अपॉन 2 पाई r हाँ, अपॉन वेलोसिटी बनेगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, ऐसा भी चलेगा, यानी ये दोनों सेम ही है, कोई फर्क नहीं है। सबको आया समझ में? तो बस ये इतना ही है। ये अगर इतना पता चलता है ना, इतना याद रहता है ना, तो आपको प्रॉब्लम्स में कोई तकलीफ नहीं आएगी। बोलो। हाँ, और ये भी बताया था, ओमेगा इज टोटल एंगल ऑफ वन सर्कल, ये 2 पाई रेडियंस में है, 2 पाई और टोटल एक सर्कल का टाइम इज टी, ये सेकंड्स में, तो इसका यूनिट बनेगा रेडियंस पर सेकंड। पर सेकंड। ओके, ओमेगा का Yes, क्या नाम है? ओमेगा इज कॉल्ड एंगुलर एंगुलर सिर्फ वेलोसिटी बोलेंगे ना, सिर्फ वेलोसिटी तो ये v हो जाता है, और ओमेगा बोलेंगे तो एंगुलर वेलोसिटी बोलने का उसको। वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी। याद रहेगा? बराबर है। सर कौन सा यस सर। अच्छे से समझाइए ना, कौन सा वाला पार्ट? यही था मतलब थोड़ा कुछ नहीं, ये देखो, ये कुछ नहीं, ये तो तुमको याद ही रखना है, वी स्क्वायर बाय आर और v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये दो चीजें याद रखो। तो इसी से v इज इक्वल टू आर ओमेगा है ना, वो इसमें आप डाल दोगे v की जगह पे, तो ये मिल जाता है। v बनेगा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ना ऊपर, तो एक r कैंसिल हो गया। ये जो फॉर्मूला है ना, ये वाला वी स्क्वायर बाय आर वाला, इसका एक डेरिवेशन है जो अपने को करना है। ओके, वो अभी आज नहीं करेंगे, बाद में नेक्स्ट टाइम कर सकते हैं। अभी ये जो टी मिला टाइम पीरियड, मींस एक टर्न का टाइम, एक टर्न मारने के लिए कितना टाइम लगता है, तो इट इज डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। ओके, इन शॉर्ट ये तुम लिख सकते हो कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस बनेगा 2 पाई r, यानी एक सरकमफरेंस,
और स्पीड का मैग्नीट्यूड v है, तो उससे अपने को t मिला। बस इतना ही, और कुछ नहीं है। ठीक है ना, ये लिखा है ना सबने पहले वाले पेज पे, ये मैंने बस ऐसे ही रफ में लिखा। यस चलो आज Yes, के लिए sir. आई थिंक वी विल स्टॉप हियर, आज इतना ही करते हैं। अगली बार हम लोग इसके थोड़े प्रॉब्लम्स भी करेंगे और इसके आगे का थोड़ा सा थियोरी पार्ट कवर करना है। ओके चलो आज के लिए विल स्टॉप हियर। ओके चलो ऑल ऑफ यू बाय। सर बोलो, बोलो। सर एक चीज पूछना था कि सर जो आप टेस्ट बनाओगे तो उसमें चैप्टर